हेलो। आज हम प्रारंभ करेंगे भाग 3 भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय। अब तक हमने देखा कि यूरोपीय विभिन्न व्यापारिक कंपनियां भारत में आईं और इन्होंने भारत में व्यापार के माध्यम से अपने साम्राज्य को स्थापित किया। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो कि भारतीय इतिहास में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, जहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव जो है वो भारत में बहुत गहराई तक स्थापित हुई। तो हम देखते हैं उस युद्ध को जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। ये युद्ध जो है वो आपका 23 जून 1757 को हुआ और ये हुआ किसके किसके बीच में, जो बंगाल के उस समय प्लासी बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो वहाँ के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, जिनके अंडर क्या आता था आपका, ये पूरा बंगाल का क्षेत्र आता था जिसके ये नवाब कहलाते थे, इनके बीच हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास के जो सैन्य दल के कमांडर थे जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। एक्चुअली हुआ ये कि यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, घेरेबंदी करना चालू कर दी अपने व्यापारिक केंद्र के आसपास। तो ऐसे में सिराजुद्दौला ने इस चीज़ का विरोध किया और उन्होंने क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी। और ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उस व्यापारिक केंद्र की रक्षा के लिए मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेके आ गए। अब रॉबर्ट क्लाइव इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि मैं सिराजुद्दौला से नहीं जीत सकता हूँ। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र और वहाँ का जो एक मुख्य सेठ था जिसका अमीचंद नाम था, उनसे उसने क्या की, बात की और कहा कि सिराजुद्दौला को अगर आप हरा देते हैं और हमारी जीतने में मदद करते हैं तो मैं क्या है आपको बहुत सारा इनाम दूंगा। ये बात कही किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। और मीर जाफ़र और अमीचंद की दगाबाजी के कारण क्या हुआ, सिराजुद्दौला की हार हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें क्या हुई, आपकी जीत गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीत गई तो इसको क्या है, आपका बंगाल के क्षेत्र में क्या हुआ, 24 परगना यानी 24 ऐसे एरिया थे जहाँ की जागीर मिल गई कि वहाँ पर व्यापार करने के जो भी अधिकार हैं वो किसके पास आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। वहाँ पर लगान किस तरीके से लगाना है, कितना लगाना है, ये सब निर्धारित अब कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। कहाँ पर, 24 परगनाओं में। और जब सिराजुद्दौला को वहाँ पर हार गया वो, तो उसको मार दिया गया और वहाँ बंगाल का नवाब किसको बना दिया गया, मीर जाफ़र को, जो कि क्या था, सेनापति था किसका, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसको क्या कर दिया इन्होंने, नवाब बना दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की जो नींव थी राजनीतिक तौर पर, वो अपने आप को स्थापित कर चुके थे इसी युद्ध के बाद। अब चलिए, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण युद्ध आपका होता है जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राजनीतिक क्षेत्र और विस्तार करती है अपनी सत्ता का, जिसका नाम है आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो है क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका 22 अक्टूबर 1764 में। अब जो मीर जाफ़र की मैंने आपको बात बताई थी, मीर जाफ़र जब कुछ समय के बाद मीर जाफ़र जब पूरी तरीके से सत्ता को नहीं संभाल पा रहा था, तो ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर क्या किया, मीर जाफ़र को हटा के उसकी जगह किसको बना दिया गया, बंगाल का नवाब मीर कासिम को। और मीर कासिम क्या था, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या था, होशियार था। उसने धीरे धीरे देखा कि ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, पूरी सत्ता को अपने अधिकार क्षेत्र में लेते जा रहे हैं और मैं इनके हाथ की कठपुतली हूँ। तो ऐसे में मीर कासिम ने अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए या अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, शिकंजा कसना चालू किया किसके ऊपर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। और उसने बहुत सारे रोक लगा दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ऐसे में क्या हुआ, मीर कासिम को हटाया गया। ठीक है, मीर कासिम वहाँ से भागा। भागने के बाद वो पहुंचा अवध में। तो अवध मतलब लखनऊ के नवाब थे, उनसे मदद मांगी। उस समय वहाँ पर बादशाह शाह आलम भी आए हुए थे। ठीक है, ये मुग़ल बादशाह थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि मीर कासिम ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेरे क्षेत्र पर मेरे अधिकार कर लिया है और मुझे आपकी मदद चाहिए। तो तीनों सेनाएं मिल गईं, मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम। और बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 में एक युद्ध हुआ। और उस युद्ध के दौरान क्या हुआ, जो संयुक्त सेना थी, यानी ये तीनों लोग, मीर कासिम, अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह शाह आलम, इन तीनों की पराजय हुई और बंगाल
बिहार और उड़ीसा की दीवानी की सत्ता मिल गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतते ही बक्सर युद्ध को। बक्सर युद्ध जब जीत लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उसे 3 जगहों की दीवानी मिल गई कि यहाँ पर उसको अधिकार मिल गया कि कितना कर उसे लगाना है, व्यापार के किस तरीके से करना है, इन सब की छूट उसको मिल गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ आपका, और इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और राजनीतिक तौर पर उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, अब कंपनी का विकास करना था अलग अलग जगहों पर। तो ऐसे में क्या हुआ कि अंग्रेज़ सरकार ने कहा कि अब देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी तो मिल गई है, तो ऐसे में अंग्रेज़ सरकार ने एक नियामक कानून पारित किया 1773 में। अब इस 1773 में जो ये पारित किया गया, इसके तहत क्या था, इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर होगा उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर होंगे वो क्या होंगे, और उनकी काउंसिल, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत आएंगे। यानी क्या हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया गया, बंगाल में बना दिया गया, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा उसके अंतर्गत क्या होंगे, जितने भी मुंबई के जो गवर्नर हैं, मद्रास यानी चेन्नई आज के समय में जो है उसको मद्रास पहले कहा जाता था, उसके गवर्नर जो हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे आपके, ये किसको रिपोर्ट करेंगे जाके, बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था उसका नाम क्या था, वैरेन हेस्टिंग। अब वैरेन हेस्टिंग के समय काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई वो यहाँ पर देखो दिया गया है। देखो इसमें दिया गया है, वैरेन हेस्टिंग के समय में मराठाओं के साथ प्रथम मराठा युद्ध हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके अलावा मैसूर के हैदर अली थे, उनके साथ द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ किसके समय में, वॉरेन हेस्टिंग के समय में। और वॉरेन हेस्टिंग के बाद महत्वपूर्ण जो गवर्नर जनरल आए उनका नाम था कॉर्नवालिस। बहुत सारे गवर्नर जनरल बीच में भी हैं जिनको हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, हम केवल उन महत्वपूर्ण गवर्नर जनरलों की बात कर रहे हैं यहाँ पर जिनका क्या है कुछ न कुछ योगदान रहा है ब्रिटिश सत्ता को भारत में फैलाने में, ठीक है, उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग के बाद एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस आए, उनके बारे में चलिए देखते हैं। कॉर्नवालिस के समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई, तो उनके समय में हैदर अली के जो बेटे थे जिनका नाम था टीपू सुल्तान, उसके टीपू सुल्तान के साथ क्या हुआ, तीसरा मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने मराठों और हैदराबाद के जो निजाम थे उनकी सहायता से क्या किया, टीपू सुल्तान को हरा दिया, और अंत में टीपू सुल्तान को एक संधि स्वीकार करनी पड़ी, यानी लिखित पत्र पर कुछ शर्तों के साथ उसे शर्तें स्वीकार करनी पड़ी, जिसके तहत क्या है, मैसूर को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंतर्गत शामिल कर लिया। और कॉर्नवालिस के बाद में एक और महत्वपूर्ण आए जिनका नाम था सर जॉन सोर, गवर्नर जनरल बन के आए। इनके समय में जो घटनाएं हुई उसमें देखो दिया गया तटस्थता की नीति। इसके कारण क्या हुआ, कंपनी की एक तरफ क्या हुई, प्रतिष्ठा घटती चली गई, और दूसरी तरफ मराठे जो थे वो अधिक शक्तिशाली हो गए। तटस्थता का मतलब होता है अपने आप को अलग थलग कर लेना। कॉर्नवालिस के समय की अगर हम बात करें तो भारत में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ऐसे में जब सर जॉन सोर आए तो उन्होंने कहा कि मैं अलग रखता हूँ, जिससे क्या होगा, जो हमारी छवि है वो क्या है, उसमें कुछ सुधार होगा। पर ऐसा उनके तो इससे क्या हुई, उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे जब वो अलग हो गए तो धीरे धीरे उनकी सत्ता कम होती गई, और मराठाओं का बोलबाला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। किसके शासनकाल के समय में, सर जॉन सॉर के। सर जॉन सॉर के बाद में एक और महत्वपूर्ण आपके गवर्नर जनरल बने जिनका नाम था वेलेस्ली। उनके बारे में हम क्या है आपका अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगले भाग में और जानेंगे क्या हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के समय में।